नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम नेक्स्ट फाउंडेशनल वैल्यू से शुरू बातचीत करेंगे और नेक्स्ट फाउंडेशनल वैल्यू है हमारी डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन को हिंदी में हम कहते हैं दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, दृढ़ से सुनते ही मेरे को तो याद आता है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। तो दृढ़ निश्चय, तो क्या होता है दृढ़ निश्चय, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू है। तो क्या है एक डिटर्मिनेशन ही क्या होता है बेसिकली, इसको आप क्या कह सकते हो कि ये एक मानसिक स्थिति है। और कैसी मानसिक स्थिति है डिटर्मिनेशन? एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें लक्ष्य के प्रति, मानसिक स्थिति लक्ष्य के प्रति, जिसमें लक्ष्य के प्रति, जैसे आपका जो भी गोल आपने जीवन में सेट कर रखा है तो उसके प्रति दृढ़ संकल्प होता है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प। बेसिकली ये क्या है, ये दिमाग में है और कि भाई हमको ये ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये हमारा गोल है लाइफ का, इस गोल की प्राप्ति मेरे को करनी है। अब आपने इसके लिए क्या कर लिया, आप पूरी तरह डिटरमाइन हो गए, दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है। अब इसमें क्या होगा, बाधाएं आएंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बाधाओं का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। बाधाओं का सामना करने के लिए वो कैसा हो गया है, मानसिक रूप से तैयार हो गया है। अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहेगा। लक्ष्यों के प्रति कैसा रहेगा, अडिग, यानी कि उसको पता है कि भाई मेरे को क्या प्राप्त करना है जीवन में। जैसे मान लो आपको आईएएस बनना है, किसी भी कीमत पर आईएएस बन के ही रहना है। यदि आप डिटरमाइन है पूरी तरीके से और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से डिटरमाइन होकर के मानसिक रूप से काम कर रहे हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके सामने चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों नहीं आए, आप अपने लक्ष्य के प्रति कैसे रहेंगे, अडिग रहेंगे। जब आप में डिटर्मिनेशन होता है ना, डिटर्मिनेशन होने से क्या होता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इससे क्या होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि भाई मेरे को ये काम करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो मन में ठान लेता है कि करके ही रहना है। जैसे कितनी भी मुसीबत आए, आईएएस की नौकरी जो है प्राप्त करनी ही है, नियमित रूप से अध्ययन करना ही है उसको। भाई इसमें क्या करेगा, वो एक बड़ा गोल सेट करेगा। इसमें क्या करेगा, एक बड़ा गोल सेट करेगा। जैसे सेट कर लिया कि भाई क्या बनना है, आईएएस बनना है। अब आईएएस बनने के लिए, जैसे आईएएस बनना है मान लो आपको 2026 में या 2025 में, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करोगे ना, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे। आपको पता है कि भाई मेरे को एक एक दिन, एक एक महीने पहले आप पूरे को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इसमें बांटोगे अपनी पूरी तैयारी को। फिर उसके बाद में सब्जेक्टों को बांटोगे कि कौन कौन सी प्रीलिम्स से पहले पढ़नी है, कौन कौन सी मेंस से पहले पढ़नी है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या रखना है, और ये सारी तैयारी आप करोगे। तो नियमित रूप से जारी रखोगे आप अपनी तैयारी को, लक्ष्य के प्रति अडिग रहोगे। इससे जब आप एक सामान्य जीवन शैली में जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है, जैसे जब आप आईएएस बन जाओगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में इसका क्या मूल्य रहेगा कि मुझे जो भी काम करना है, जैसे कि मान लो कि जो ब्रह्मदत्त शर्मा करके एक आईएएस हुए थे और उन्होंने पेशा एक्ट वो लेकर के आए थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे आदिवासियों के लिए काम करना ही है, तो उसके लिए वो पेशा एक्ट लेकर के आए। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो 5-5 किलोमीटर भी पैदल चल लेते थे, वो कहीं भी रुक जाते थे। तो क्या है कि हर एक आईएएस जो है वो दृढ़ निश्चय करता है जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए, हर एक लक्ष्य। जैसे मेट्रोमैन ई श्रीधरन साहब का लक्ष्य अलग था, तो वो डिटरमिनाइन थे अपने गोल की प्राप्ति के लिए। तो ये आपका क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चय कहते हैं। और जब व्यक्ति एक बार दृढ़ निश्चय कर लेता है, मजबूती से ठान लेता है कि मुझे ये प्राप्त करके ही रहना है। तो क्या है डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन की परिभाषा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाता है। इसमें व्यक्ति बाधाओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उसके जीवन में अनुशासन बना रहता है। और उसके जीवन में क्या बना रहता है, अनुशासन बना रहता है। तो यह है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के बाद हमारा जो
दूसरी जो फाउंडेशनल वैल्यूज है आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है पेशेंस। तो ये छोटी छोटी हैं और इन पर बहुत ज्यादा लंबी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इन पर बड़ा प्रश्न आने की संभावना कम ही रहती है। इन पर प्रश्न आएगा तो 2 में तुलना करने के लिए आएगा, 2 में अंतर करने के लिए आ जाएगा, या 3 दे दी उन पर शॉर्ट टिप्पणी छोटी छोटी टिप्पणियां लिखने के लिए दे दी। अब 150 शब्द हैं और 3 वैल्यू दे दी, मान लो डिटर्मिनेशन, पेशेंस और क्या दे दी आपको, परसिस्टेंस। अब तीनों पे क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। तो तीनों पे टिप्पणी लिखोगे तो 50-50 शब्दों में लिखोगे, उसमें आपको एक डेफिनेशन भी देनी है, एक एग्जाम्पल भी डालना है, इस वजह से। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारी पेशेंस। तो पेशेंस को हम क्या कह सकते हैं, धैर्य या धीरज हम इसको कह सकते हैं, पेशेंस। तो क्या होता है पेशेंस, धैर्य या धीरज? पेशेंस जो है वो किससे है? तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो धैर्य का जो संबंध है ना वो किससे, समय से है। किससे है? समय से, टाइम से है कि एक निश्चित समय तक मुझे धीरज बनाए रखना है। बेसिकली आप ये कह सकते हो सही समय का इंतजार करना, सही समय का इंतजार करना, इंतजार करना। जैसे एक क्रिकेट के एग्जांपल से यदि हम समझे तो जो एक फास्ट बॉलर जो होता है या एक स्पिनर भी जो होता है, वो बॉलर क्या करता है, बैट्समैन को सेट करता है। कैसे सेट करिए, मान लो कि वो क्या करेगा, पहली 4 बॉल क्या की उसने, आउट स्विंगर की, 4 बॉल क्या की, आउट स्विंगर की, यानी कि टिप्पा खा करके बाहर जा रही हैं। और 5वीं बॉल सेम बल्लेबाज होना चाहिए और 5वीं बॉल क्या करे, तेजी से अंदर आए, तो इसका मतलब, और तो वो विकेट प्राप्त करे। तो इसका मतलब क्या किया है, उसने धैर्य किया, सही समय का इंतजार किया। वो इन स्विंगर जो है वो पहली भी बॉल डाल सकता था, दूसरी भी डाल सकता था, पर वो 3 बॉलों तक, 2 बॉलों तक, चौथी बॉल तक वो सब्र करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि सही समय का इंतजार करता है। वो चाहता है कि ये बैट्समैन के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि भाई बॉल तो क्या जाएगी, आउट स्विंगर ही जाएगी। जैसे टेस्ट मैच में क्या है, आउट स्विंगर यदि जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, तो मेरे को खेलना ही नहीं है। तो जब खेलना ही नहीं है तो तेजी से यदि अंदर आएगी तो वो बोल्ड हो जाएगा या एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, विकेट मिलने की संभावना है। तो क्या हो गया, सही समय का इंतजार करना। अब ये तो बहुत छोटा इंतजार हो गया, अब ये तो क्या हो गया, बहुत छोटा इंतजार हो गया। इसमें क्या होता है ना, पेशेंस में दूरगामी लक्ष्य होता है। लक्ष्य कैसा रहेगा, दूरगामी लक्ष्य। जैसे दूरगामी लक्ष्य क्या है, जैसे अब क्या चल रहा है, 2025 यदि चल रहा है, जनवरी 2025, और यदि आप 2026 में के आईएएस की परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो लक्ष्य आपने बना लिया, दूरगामी लक्ष्य है काफी, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूरगामी लक्ष्य की प्राप्ति तक क्या क्या बनाए रखना है, आपको प्रतीक्षा करनी है, धैर्य बनाए रखना है, और उस समय तक आपको क्या करनी है, प्रतीक्षा करनी है। अब ये जो समय जो रहेगा इसमें क्या होगा, कठिनाइयां भी आएंगी, इसमें क्या आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन उनसे क्या नहीं होना है, विचलित नहीं होना है और अपने पेशेंस को नहीं खोना है। क्या नहीं करना है, पेशेंस को नहीं खोना है। अब जब कठिनाई और बाधाएं आएंगी तो व्यक्ति स्वयं को कैसा रखेगा, शांत बनाए रखेगा। कैसा रखना है, शांत रखना है। अब धैर्य का जो अभ्यास व्यक्ति जब लगातार करता है ना, तो जब व्यक्ति कोई भी इंसान हो, जब धैर्य का, पेशेंस का लंबे समय तक अभ्यास करता है तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका फायदा क्या होता है पेशेंस का, पेशेंस से भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। जब मनुष्य धैर्य लगातार लंबे समय तक बनाए रखता है, तो लंबे समय तक जब कोई भी व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है तो उससे क्या होता है, भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। तो एक विचारक हुए जिनका नाम है स्वेट मार्टिन, क्या नाम जिनका हुआ है, स्वेट मार्टिन जिनका नाम रहा है। तो उनका धैर्य के प्रति क्या कहना है, उनकी क्या परिभाषा है कि धैर्य वह गुण है
जो साधारण को असाधारण में बदल देता। धैर्य वह गुण है, धैर्य वह गुण है जो साधारण को असाधारण में बदल देता है। साधारण को किसमें बदल देता है? असाधारण में बदल देता है। इसका एग्जाम्पल यदि आपको देखना हो तो यदि मैं रियल लाइफ से कोई एग्जाम्पल लूं तो आप विकास दिव्यकीर्ति सर को ले सकते हो। आप स्वयं सोचिए ना, जो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है, जिसके साथ के सारे बंदे ऊंची ऊंची पदों पे पहुंच गए, आईएएस बन के ऊंची ऊंची पदों पे पहुंच गए, मौका उसको भी मिला, उस व्यक्ति को भी, पर वो प्रॉपर आईएएस नहीं बन पाया। उसने कोशिशें भी की। अभी फेमस तो कितने साल पहले हुए? अभी कोरोना के समय में ही फेमस हुए, उससे पहले तो इतना बड़ा उनका नाम नहीं था। अब तो खैर वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए, और अब तो क्या हुआ कि अब उनके साथ के जो ऊंचे ऊंचे पदों पे जो पहुंच गए, अब उनको कई बार दुख होता होगा कि यार हम सेलिब्रिटी नहीं बन पा रहे। ये तो जगह जगह जाकर के इंटरव्यू दे रहा है, पॉडकास्ट में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, और हम जो है वो 10 से 4 की ऑफिस की नौकरी कर रहे हैं। पर इतने लंबे समय तक, जैसे मेरे ख्याल से आज उनको पढ़ाते हुए कम से कम 25 साल हो गए, और कोरोना के समय में मान लो फेमस हुए तो 20 साल तक तो वो एनोनिमिटी यानी कि अनामता से ही जूझ रहे थे ना। यानी कि इतना उनका नाम नहीं था जीवन में। ठीक है, पैसा आप कमा सकते हो, बट उतना जो उनकी दिल की इच्छा होगी वो शायद पूरी नहीं हुई होगी। मैं केवल आइडिया बता रहा हूँ ना, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो हुआ क्या है कि अब उनको थोड़ी शांति, सब्र मिलता होगा, हृदय में ये एहसास होता होगा कि चलो यार कोई बात नहीं, यदि मैं जीवन में जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बन पाया, सेक्रेटरी नहीं बन पाया, कैबिनेट सचिव नहीं बन पाया, या जीवन में किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं पहुंच पाया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं कम से कम नहीं तो इस स्तर पर तो पहुंच पाया। तो इस स्तर तक यदि किसी को पहुंचना है तो क्या रखना है? धैर्य। अब उन्होंने लगातार इतना ही अच्छा पढ़ाते रहे, वो अध्ययन करते रहे लगातार, कितने सालों तक? 20 सालों तक। तो कितना लंबा समय होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? धैर्य कहते हैं। पेशेंस जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो क्या रखना होता है? बनाए रखना होता है। एक और उदाहरण यदि आपको समझना हो तो हम किससे समझ सकते हैं? सचिन तेंदुलकर से समझ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर की 241 नॉट आउट की जो पारी थी ऑस्ट्रेलिया में, शायद सिडनी के ग्राउंड पे वो पारी थी। अब उन्होंने पेशेंस रखा कि मुझे कवर ड्राइव नहीं खेलना है, नहीं खेलना है, नहीं खेलना है, नहीं खेलना है। तो इसको क्या कहते हैं? पेशेंस। तो वही सब्र बनाए रखना। तो ये है। तो धैर्य क्या करता है? साधारण को असाधारण में बदल देता है। ठीक। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट किसकी तरफ चलेंगे? वैल्यू की तरफ चलेंगे, जो कि ऐसी वैल्यू है यदि वो आपके अंदर आ गई तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उस नेक्स्ट वैल्यू का जो नाम है आपकी का, उसका नाम क्या है? परसिस्टेंस। PERSIST। परसिस्टेंस। परसिस्टेंस को कहते हैं TENC। परसिस्टेंस को हम कहते हैं निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास हम इसको कह सकते हैं, या फिर निरंतर्य। एक और शब्द इसके लिए क्या है? निरंतर्य। इसके लिए एक और शब्द है निरंतर्य। तो क्या होता है निरंतर्य या निरंतर? निरंतर्य नहीं होता, बेसिकली निरंतर्य होता है यार। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है निरंतर या निरंतर प्रयास? अब कोई हम क्या किसकी प्राप्ति करना चाह रहे हैं? किसी दूरगामी लक्ष्य की, किसी दूरगामी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा? धैर्य बनाए रखना है। और धैर्य के साथ साथ हम और क्या कर रहे हैं? प्लस लगातार निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। धैर्य प्लस प्रयास। जब हम दो चीजों को शामिल कर लेते हैं दूरगामी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जब धैर्य में प्रयास को भी हम शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? परसिस्टेंस। एक तो धैर्य है, धैर्य में क्या है कि प्रतीक्षा करनी है, सही समय कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा,
यहां पे क्या करना है कि प्रयास भी करना है लगातार। पर पेशेंस में क्या हो रहा है ना, हम केवल इंतजार कर रहे हैं। हम केवल क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा तो इंतजार करना है अभी। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रयास भी करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, धैर्य तो बनाए रखेंगे, लेकिन निरंतर प्रयास भी करते रहेंगे। यहां पे क्या रहेगा, प्रयास की निरंतरता रहेगी। यहां दोनों काम रहेंगे, तो इसका नाम है परसिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि आपको रोजाना कोई काम करना है, मतलब करना है। रोजाना कोई काम करना है, मतलब करना है। ऐसे नहीं है कि एक दिन कर लिया, 3 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन कर लिया, फिर 5 दिन नहीं किया। नहीं 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 नहीं। जैसे यदि आपको आईएएस बनना है, मैं बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए थोड़ा सूटेबल है इसलिए। अब आप 7 दिन तो पढ़ लिए, 12-12 घंटे, है ना। और फिर उसके बाद क्या किया, कई बार तो ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं मेरे को जो 20 घंटे की प्लानिंग कर लेते हैं कि अब हम टाइम टेबल बना लिया पढ़ाई का, और दिन में 18 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, और वो एक दिन ही नहीं चल पाता, 2 दिन ही नहीं चल पाता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भाई धीमी आंच पे जो खाना पकता है वो बहुत अच्छा पकता है। ऐसे ही मोटिवेशन चाहिए, लेकिन हल्का हल्का कोई काम, कोई आदमी लगातार करे। जैसे सचिन तेंदुलकर को एग्जांपल लो ना, पूरा जीवन निकल गया उनका आज तक क्रिकेट का अभ्यास करते करते। उसेन बोल्ट को लो, ओलंपियंस को लो, जो बेचारे 4 साल बाद ओलंपिक आता है, रोजाना प्रयास करते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। जब 4 साल तक रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, तब कोई धावा के मान लो 100 मीटर की रेस है, तो वहां पर 15 सेकंड 20 सेकंड का वो परफॉर्म करने का समय आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परसिस्टेंस। लगातार प्रयास कर रहा है। इसका एग्जांपल आप लो, भारतीय राजनीति से लो, केजरीवाल को लो। कितने लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे राजनीति में आने की, कितने लंबे समय से। नरेंद्र मोदी जी को लो, लगातार दिन रात सुबह शाम उनका एक ही काम है कि भाई राजनीति में सफलता प्राप्त करनी है, मतलब करनी है, वो कुछ और सोचते ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति लगातार प्रयास करेगा, रोजाना प्रयास करेगा, रोज काम करेगा, उसको अपने आप को रोबोट की तरह बना लेगा, तो ही तो हासिल कर पाएगा ना। जैसे नई साल पे खूब सारे मीम्स बनते हैं, किसके, जिम ज्वाइन करने के। कोई नई साल पे इस बार जिम ज्वाइन करूंगा और थोड़ी बॉडी बनाऊंगा। होता क्या है, 15 दिन होते होते, 1 महीना होते होते हवा निकल जाती है और आदमी में निरंतरता नहीं रहती। क्या चाहिए होता है, निरंतर प्रयास। दूरगामी लक्ष्य है, लक्ष्य बहुत दूर है। आज सफल नहीं होंगे, 2 दिन में नहीं होंगे, 5 दिन में नहीं होंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ो, अरे मैं जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, मैं नहीं बन पाऊंगा आईएएस। लेकिन नॉर्मल बात है, ठीक है, पता है कि भाई 2 साल तो लगेंगे ही कम से कम, नहीं तो मेरे को आज 2025 में शुरू करूंगा मैं तैयारी, तो 2026 में जाकर के मेरा सिलेक्शन होगा। तो ठीक है ना, दूरगामी लक्ष्य है, लेकिन निरंतर प्रयास तो करना ही है ना। रोजाना पढ़ाई करनी है, मतलब रोजाना करनी है, इसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा। क्यों किंतु परंतु करना, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। हम क्यों ये सोचे कि भाई परसों कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, पहले दिन पढ़ेंगे। चलो आज बहुत से बच्चे होंगे जो चीट डे रख लेते हैं कि भाई आज हम क्या कर रहे हैं, चीट डे है, यानी कि एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, रोजाना पढ़ना मतलब रोजाना पढ़ना है। और रोजाना पढ़ने का मतलब रोजाना यदि आप 6 घंटे भी पढ़ते हो तो काफी है, पर्याप्त है। जब एग्जाम समय आए तो उसको 8 कर देना, फिर धीरे धीरे 10 कर देना, जब प्री क्लियर हो जाए तो 12 कर देना। तो तैयारी है ना, लगातार प्रयास करोगे तो ही है ना। यदि लगातार प्रयास नहीं करोगे कैसे काम चलेगा, आप बताओ। चल सकता है कि किसी का भी काम बिना लगातार प्रयास के। तो बेसिकली क्या है कि लगातार प्रयास करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी का मतलब क्या होता है, कुछ भी। ठीक है, चलिए, कि कठिनाइयां हो, चुनौती है, निरंतर प्रयास। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखिए होता क्या है, मैं आपको बात बताऊं तो, ये परसिस्टेंस है ना,
निरंतर प्रयास। इसमें यदि एक चीज और जुड़ जाए, वो क्या है? आपने गाना सुना है, लागी तुमसे लगन। लगन, एक तो लगन वो होती है जो कि लगन लिखी जाती है जब आदमी 20 साल से 21 साल से ऊपर हो जाता है, ठीक है, तो वो वाली लगन नहीं है ना। एक तो लगन शादी को भी कहते हैं ना, शादी से पहले, एक शादी के साथ में ही होती है लगन ना। तो एक तो वो तो लग्न होती है, एक होता है परजिवेरेंस। परजिवेरेंस को कहते हैं लगन, ठीक। PERSERVERNC, ठीक है ना, परजिवेरेंस लगन। एक लगन ये भी होती है, ये अलग होती है ना, ये शादी वाली लगन है जो आपकी लगेगी जब आप IAS बनोगे, फिर तो आप अपनी मर्जी से ही करोगे ना काम। PERSERVERNC, परजिवेरेंस लगन। देखिए लगन है क्या? बेसिकली निरंतर प्रयास है। आप में जब लगन लग जाती है ना, किसी काम को बिल्कुल करना ही है, सफलता प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय तक डिबेट चलती रही कि भाई सफलता प्राप्त करने के लिए आखिर मनुष्य के पास क्या होना चाहिए, ऐसा कौन सी सबसे बड़ा मूल्य है जो व्यक्ति के अंदर आ जाए, या ऐसी कौन सा गुण है या क्षमता है। तो मनोविज्ञान में जब रिसर्च शुरू हुई तो पहले तो साहस को ही माना जाता था, बहादुरी को, लंबे समय तक। फिर जब साइकोलॉजी आई, और जब साइकोलॉजी आई तो साइकोलॉजी ने एक, जब साइमन बिने फॉर्मूला जो आया, जो कि थर्मन ने उसको डेवलप किया 1960 में, तो IQ बना। और ये लंबे समय तक माना गया कि जो इंटेलिजेंट क्योसेंट है, यानी कि जो बुद्धि लब्धि है, ये हमारी क्या है, सफलता का एकदम परिचायक है, कि भाई जिसका IQ जितना होगा वो उतनी ज्यादा जीवन में सफल होगा। लेकिन जब लगातार होता रहा, और हमने कई बार ऐसा देखा कि बहुत से जबरदस्त इंटेलिजेंट लोग भी उतने सफल नहीं हो पाते जितने कि औसत बुद्धि वाले लोग सफल हो रहे हैं। तो 1990 में एक गोलमैन नाम के व्यक्ति हुए जिनका नाम है डेनियल गोलमैन, और उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की धारणा दी। इमोशनल इंटेलिजेंट UPSC सिलेबस में टॉपिक नंबर 4 में शामिल है, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उन्होंने पुस्तक जो लिखी 1990 में, 1990 में, और हालांकि उनसे पहले पीटर सेलोवी और मेयर उन्होंने काम किया हुआ था उस पर, उन्होंने फेमस किया IQ को। उस पुस्तक का नाम उन्होंने लिखा कि इमोशनल इंटेलिजेंट, वाई इट्स मैटर मोर देन IQ, कि भाई ये IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फिर ये समाज में फैला, या लोगों में ये बात फैली कि नहीं भाई, IQ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सफलता प्राप्त करने के लिए EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इस पे भी चर्चा होती रही। जब इस पे भी चर्चा रही तो 2000 का जब समय आया तो लोगों ने क्या कहा कि नहीं यार, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तो क्या चाहिए, SI चाहिए। जब तक आप सब इंस्पेक्टर नहीं बनोगे, कंधे पे आपके 2 स्टार नहीं लगेंगे, वो भी खासतौर पर यूपी पुलिस के, और किसी पुलिस के नहीं है ना, यूपी पुलिस के कंधे पे 2 स्टार होंगे तो जीवन में ज्यादा सफलता आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। तो SI का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि लब्धि कह लो या बुद्धि कह लो। आध्यात्मिक इंटेलिजेंस की बात कहने लगे कि नहीं भाई, जिसमें आध्यात्मिक रूप से इंटेलिजेंस ज्यादा होगी वो जीवन में ज्यादा सफलता हासिल करेगा। और अब जो 2015 के बाद का जो समय आया है, या 2010 के बाद का समय आप कह सकते हो एक तरीके से, तो अब क्या कहने लगे बहुत से लोग, नहीं, कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए वो क्या है, PI, यानी कि प्रिजर्वेंस इंटेलिजेंस, कि भाई ये वाली जब बुद्धि आप में होगी, लगन वाली बुद्धि जिसमें होगी, जिसमें एक बार लगन लग जाएगी किसी काम के लिए, वो तो सफलता हासिल करके ही रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें भी एप्टीट्यूड शामिल है, आपकी क्षमताएं शामिल है, आपके एप्टीट्यूड जो है वो शामिल है। मान लो कि मैं अब आज की डेट में ये सोचूं कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं नहीं बन पाऊंगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लूं, और चाहे मैं कितनी ही गहरी लगन क्यों नहीं लग जाए। तो किसको माना, इसको मान लिया, प्रिजर्वेरेंस को। तो ये क्या है प्रिजर्वेरेंस, लगन क्या है? लगन में क्या है ना, कुछ गुणों का संयोजन होता है,
3 गुण होते हैं, उन 3 गुणों का संयोजन हो जाए तो व्यक्ति में क्या आ जाती है, लगन आ जाती है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, इसमें धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ साथ पेशेंस में क्या मिलाया, फिर दृढ़ निश्चय मिलाया जाए। दृढ़ निश्चय, मेरे को गाना याद आ गया, कौन सा, देवानंद का एक गाना है कि शोखियों में घोली जाए थोड़ी सी शराब, नहीं, शोखियों में घोली जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा फिर तैयार जो वो तो प्यार है, ऐसा करके गाना है ना। बहुत पुरानी फिल्म है, आप लोगों ने तो शायद नहीं देखी होगी, सुनी भी नहीं होगी। प्रेम पुजारी फिल्म का नाम है, शानदार फिल्म है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। तो क्या चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य के साथ साथ क्या चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। और दृढ़ निश्चय के साथ में क्या चाहिए, परसिस्टेंस भी चाहिए, यानी कि निरंतर प्रयास भी चाहिए। जब इन तीनों को एक मिक्स कर देंगे हम, इन तीनों का संयोजन जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, लगन हो जाएगी, प्रिजर्वेरेंस आपके अंदर बन जाएगी। धैर्य है, पेशेंस, लगे रहना है, सही समय का इंतजार करना है कि अपना टाइम आएगा। दृढ़ निश्चय करने, निश्चय कर लिया है ना, दृढ़ निश्चय कर लिया है, मन में ठान लिया है कि ये तो प्राप्त करना ही, आईएएस तो बनना ही है, चाहे दुनिया में क्या हो जाए, दुनिया में कुछ भी। जब तक धरती घूम रही है मुझे आईएएस बनना ही है, दृढ़ निश्चय कर लिया। निरंतर प्रयास, रोजाना पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे सर फूटे चाहे माथा, अब मैंने तो वहां कर दी। होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बर्थडे है, क्या है बर्थडे, बर्थडे 1 साल 2 साल नहीं मनाओगे बर्थडे, क्या फर्क पड़ेगा। 2 साल किसी की शादी में नहीं जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा। 2 साल दिवाली थोड़ी कम मना लोगे, 1 घंटे के लिए मना लोगे, 2 घंटे के लिए मना लोगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सफलता प्राप्त करनी है, मतलब करनी है, लगातार पेशेंस है, पेशेंस बना के रखना है कि सही समय आएगा, सही समय आएगा। दृढ़ निश्चय कर लिया है मन में कि प्राप्त करना ही करना है, लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, लगन होगी। लगन इंसान के अंदर पैदा होगी तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, दुनिया में कितना भी दूरगामी लक्ष्य हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना भी बड़े से बड़ा कितना क्यों ना लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करके ही मानेगा। निरंतर प्रयास है, अथक प्रयास। कितने सारे आईएएस अधिकारी ऐसे रहे हैं, पिछले 4 अटेम्प्टों में पीटी भी पास नहीं हुआ, 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया डायरेक्ट। इसको क्या कहेंगे, प्रिजर्वेरेंस, लगन, कि भाई लगे हुए हैं बस, मतलब कि करना है, मतलब करना है। आज नहीं होगा तो कल होगा, और कल नहीं होगा तो परसों होगा। लक्ष्य बना लिया है। जैसे मान लो, अब मान लो को बहुत से बच्चे होंगे जो 2027 का मान लो किसी ने लक्ष्य बनाया, या 2026 का किसी ने लक्ष्य बना लिया, तो भाई बेसिकली जब 2026 का लक्ष्य बनाया आपने और आज क्या है, जनवरी 2025 चल रही है, तो उस हिसाब से ही आप तैयारी करोगे ना। सिलेबस देखोगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। जैसे प्रश्न आते हैं उसी हिसाब से पढ़ोगे। किसी टॉपिक से जितने ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक को उतनी ज्यादा वैल्यू देंगे, किस टॉपिक से कम प्रश्न आ रहे हैं उसको कम वैल्यू देंगे। और पूरी प्लानिंग करेंगे कि भाई पीटी जो है कि वो मान लो कि 31 मई को होने वाला है, तो पीटी क्लियर करना है, पहले पीटी तक ये पढ़ लेना है। अब चूंकि पीटी और मेंस के बीच में 3 महीने का ही अंतर है, कई बार 4 का भी हो जाता है। जब 3-3.5 महीने का जो अंतर गैप जो मिलेगा, उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, क्या आपकी इतनी क्षमता है कि एथिक्स को जो है वो 3.5 महीने में कवर कर सकते हो कि नहीं। यदि कर सकते हो तो वहां के लिए रखो, और नहीं कर सकते तो पहले ही तैयार करो। आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लो आपकी हिंदी लिटरेचर हो गई, या एंथ्रोपोलॉजी हो गई, या पीएसआईआर हो गई, या हिस्ट्री हो गई, या साइकोलॉजी हो गई, या फिलोसफी हो गई, जो भी है, उसको आप क्या 3.5 महीने में कवर कर सकते हो। और यदि नहीं कर सकते तो पीटी से पहले करो, उसकी तैयारी करो अच्छे से। इंटरव्यू के लिए क्या मैं मेंस के बाद तैयारी कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से तैयारियां करो ना, पूरी प्लानिंग करोगे और रोज ना लक्ष्य बनाओगे कि भाई ठीक है, पहले 1 महीने में मेरे को ये 2 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, ये इतनी क्लियर कर लेनी है, फिर अगले 2 महीने में इतना करना है, अगले 3 महीने में ये करना है, इस सप्ते में ये करना है, आज मेरे को ये करना है। तो सालों को बांटा महीनों में, महीनों को बांटा सप्तों में, और सप्तों को बांट दिया दिनों में, और दिन को बांट दिया घंटों में। तब जाकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। और यदि आप ऐसे नहीं कर रहे हो, यदि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते।
कहते हैं ना कि प्लानिंग करना ही आधा काम होना है। आपने यदि अच्छी योजना बना ली, अच्छी प्लानिंग कर ली है, तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। तो धैर्य बनाए रखना, दृढ़ निश्चय कर लेना, निरंतर प्रयास करना, अथक प्रयास करना, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। यदि ये 3 चीजें हैं आपके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो? सफलता हासिल कर सकते हो। यदि आप में इसके द्वारा, इन 3 चीजों के द्वारा यदि आप में कम बुद्धि है ना, तो भी आप ज्यादा बुद्धि वालों को आराम से हरा सकते हो। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, जो जिनके अंदर ज्यादा बड़ा जानवर ये होता है, जिनके अंदर ये जानवर ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, वो व्यक्ति ना फिर बंधनों में नहीं बनता, उसको अनुशासन में रखना बहुत कठिन काम हो जाता है, बहुत ही कठिन काम है। जैसे कि रॉकस्टार फिल्म में एक डायलॉग है ना, शम्मी कपूर जो है वो रणवीर कपूर को देख करके डायलॉग क्या बोलता है कि बेटा ये बड़ा जानवर है, तुझसे नहीं संभलेगा। और सच में ऐसा होता है, जिनको भगवान ये बहुत बड़ा जानवर दे देता है ना, ये वाला, जिनको बहुत ज्यादा बुद्धि दे देता है, वास्तव में वो उतने सफल होते भी नहीं है, उतने सफलता के झंडे नहीं गाड़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गाड़ पाते, प्राय नहीं गाड़ पाते, क्योंकि बहुत बड़ा जानवर होता है, वो कंट्रोल करना ही भारी बात हो जाता है। अब जैसे आईआईटी बाबा को ले लो, है ना, आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, आजकल हर कोई उनका नाम ले रहा है। इतना मतलब कि उनकी जो बातें हैं, ठीक है, लोग, बहुत सारे लोग उनकी बातों को पागल समझ लेते होंगे। जैसे किसी ने कहा, जैसे पहले ही इंटरव्यू में जब वो गए और किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, और उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, तो लोग तो पागल समझेंगे, तो पागल हो क्या यार, तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। अब इस बात को समझने के लिए कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, आपको चाहिए थोड़ी सी फिलॉसफी पढ़ी हो, आपने थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी हो, आपने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी हो। जिसने ये 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है, वो वास्तविकता में क्या करेगा? जैसे आईआईटी बाबा जो भी बातें बोल रहा है, उनको पागलपंती की बात समझेगा, ये क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहा है यार, मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी ना हो? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अद्वैत वेदांत को पढ़ना होगा ना, शंकर को पढ़ना पड़ेगा ना। जब आप शंकर को पढ़ोगे, शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी को पढ़ोगे, तब आपकी समझ में आएगा ना कि क्या होता है कुछ भी नहीं होना। जब आप फ्रांसिस बेकन को, जब वो कहते हैं, आईआईटी बाबा कहते हैं ना कि भाई इंसान का काम है कि हर किसी को वो क्या है, सांचों में ढला हुआ ही देख सकते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि कोई कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है। तो किसी ने यदि फ्रांसिस बेकन को नहीं पढ़ा है, फ्रांसिस बेकन का जो कॉन्सेप्ट है आइडियल्स ऑफ द माइंड, जिसमें फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं, बताते हैं कि मनुष्य ने इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज के लिए, हर चीज के लिए क्या बना रखे हैं? अपने दिमाग में जो है वो क्या बना रखे हैं? सांचे बना रखे हैं, और उनमें से किसी एक सांचे में उसको फिट कर लेते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने कोई एक ऐसा पक्षी देखा जिसे उसने आज तक नहीं देखा, तो वो क्या करेगा? अरे यार ये तो तोते जैसा लग रहा है यार, अरे यार ये तो कोए जैसा लग रहा है। और उसने कौन से वाले सांचे में फिट कर लिया उसको? कोए वाले सांचे में, या तोते वाले में, या मोर वाले में। पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो चारों में से किसी भी सांचे में फिट नहीं हो रहा हो, तो लोग, सामान्य आदमी पागल आ जाते हैं कि ये पागलों जैसी बात ही कर रहा होगा। तो कुछ नहीं होना, इसके लिए आपको थोड़ा क्वांटम फिजिक्स भी तो पढ़ना पड़ेगा, वेव पार्टिकल थ्योरी भी तो पढ़नी पड़ेगी ना, और क्या बोलते हैं वो एंटेंगल पार्टिकल जो है वो वाला सिद्धांत भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्वांटम फिजिक्स का। आपको ये समझना होगा ना टाइम और स्पेस क्या होते हैं। यदि आप टाइम और स्पेस नहीं समझते, और आपकी समझ में ये नहीं आता कि भाई ब्लैक होल में क्यों टाइम और स्पेस काम नहीं करते, जब क्वांटम फिजिक्स में कई सारे प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमारी समझ में ये बात आती है कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो टाइम और स्पेस से परे हैं, और वहां पर नियम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ के देखो ना, फिलॉसफी की ऐसी कितनी सारी अवधारणाएं हैं, चाहे जैन धर्म की हो, बौद्ध धर्म की हो, अद्वैत वेदांत की हो, जो कि साइंस ने सिद्ध की हैं, और भविष्य में आगे जाने क्या क्या सिद्ध होगा। क्योंकि साइकोलॉजी में तो 2000 साल पहले, 2500 साल पहले लोग कह करके चले गए, अब हम वैज्ञानिक जो है वो प्रयोगों द्वारा साबित करने लग रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, मेरे ख्याल से 22 या 23 का, जिन साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो शंकराचार्य जो बात कह करके गए कि जो ये ब्रह्मांड है, पूरा जो समय है ना, ये चक्र में घूम रहा है, लूप में, अब ये बात वही कह रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी ये बात, यही थ्योरी दे रहे हैं। तो ठीक है, अब वही मैं कह रहा हूं कि ये जो बड़ा जानवर होता है ना, इस बड़े जानवर की बातें
आम आदमी की समझ में आती ही नहीं है। जैसे मैक्लॉस्की नाम के जो एक साइकोलॉजिस्ट हुए, वो क्या बोल करके गए कि दुनिया में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या होता है, बिलो एवरेज होते हैं। जिनका आईक्यू लेवल जो है वो कैसे होगा, बिलो एवरेज होता है। केवल केवल और केवल जो है वो 25% ही जो है वो कैसे मानते हैं, औसत से ऊपर मानते हैं। और उसमें भी 1 से 2% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि सुपर ब्रिलियंट होते हैं। अब इतनी सारी डिटेल पढ़ने के लिए, जानने के लिए, इन सब बातों को इंटरकनेक्ट करने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो कैसे आएगी, जब आप पढ़ाई करोगे, जब अलग अलग विषयों का अध्ययन आप करोगे, जब आप फिलॉसफी को पढ़ोगे, जब आप फिजिक्स को पढ़ोगे, और जब आप किसको पढ़ोगे, साइकोलॉजी को पढ़ोगे। देखो तीनों ही एक जैसी सब्जेक्ट है, पी, तब आपकी समझ में आएगा कि ये तीनों सब्जेक्ट कैसे इंटरकनेक्ट करती हैं। ठीक है, पर लोग तो क्या है कि दुनिया ऐसी है ही है ना, कि जो जिनको लगता है कि भाई ये है, तो वो कहते हैं ना कि यार ये पूरा गेम मेरे को समझना है। उनका एक इंटरव्यू है जिसमें वो क्या कहते हैं कि यार मेरे को ये पूरा गेम ही समझना है कि ये पूरा गेम है क्या, ये दुनिया वाला। तो ज्यादातर लोग इस पूरे गेम को बिना समझे ही खेल रहे हैं, मेरे को समझना है। तो यही बात तो कांट ने कही, यही तो शंकराचार्य ने कही, यही बात तो बुद्ध ने कही, यही बात तो किसने कही, महावीर स्वामी ने कही। और वैसे भी ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बताई हुई है कि तत्कालीन समाज जो होता है ना, वो किसी को भी उतना सम्मान नहीं दे पाता जितने सम्मान का वो हकदार होता है। जैसे गैलीलियो को नहीं मिला, कोपरनिकस को नहीं मिला, ब्रूनो को नहीं मिला, सुकरात को नहीं मिला, भगत को नहीं मिला, भगत सिंह को नहीं मिला ना, राजगुरु को नहीं मिला, सुखदेव को नहीं मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नहीं मिला। हालांकि ठीक है, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, बट जो जिस स्तर के वो व्यक्ति थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हालांकि उनको भी राष्ट्रपति बनाया, पर सम्मान जो है वो एक अलग चीज होती है ना। लोग बाद में समझ में आता है कितनी गहरी बात कह करके चले गए, चाहे वो कांट हो, शंकराचार्य हो, बुद्ध हो, बहुत सारे लोग हो गए। और लोगों को समझता है, क्योंकि उस समय लोगों को लगता है कि क्या कबीरदास जी हुए। अब कबीरदास जी को उस समय कितने लोग सम्मान देते होंगे, तुलसीदास जी को कितने लोग सम्मान देते होंगे। आज भी कुछ सारे ऐसे मूर्ख होंगे जो तुलसीदास में, कबीरदास जी में, दूसरे लोगों में ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालेंगे, गांधी जी में ढूंढ ढूंढ के कमी निकालोगे। अरे भाई, आपकी समझ में क्यों नहीं आता कि वो अपने समय, स्थान, विशेष परिस्थितियों के हिसाब से फिर भी कितना आगे थे। आज आप उनमें कुछ भी कमी ढूंढ रहे हो, कितने महान थे। वही ट्रेन से तो गांधी को ही फेंका ना अकेले को, तो फिर उसको पूरे दूसरा विदेश में वो व्यक्ति रह रहा, पूरे दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के लिए उनको लड़ाई करने की कहां जरूरत पड़ रही थी भाई, अकेले आदमी को। उनको क्यों इंडिया में आकर के इतना स्वतंत्रता संग्राम करना था, इतना लंबा चौड़ा। वो भी कोई बड़ा पोस्ट ले लेते, क्या दिक्कत थी। जैसे राजस्थान के क्रांतिकारी हुए अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो फिर भारत को आजाद कौन कराएगा। नहीं की नौकरी। उस समय लोगों की समझ में आता होगा कि लोग तो पागल ही समझते होंगे ना, क्या पागल आदमी है क्या यार, इतनी धन दौलत ये सब ठुकरा दी। जैसे भगत सिंह के लिए भी कितने सारे लोग समझते ही होंगे। तत्कालीन समाज को समझ में नहीं आती है उस समय ये बातें। बाद में जब कोई बहुत बड़ा विचारक बन जाता है, गहरी रिसर्च करता है, कुछ नए प्रयोग करके दिखाता है, तब समझ में आता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो वास्तव में, बाद के लोग कहते हैं कि वाह, क्या कांट क्या लिख करके गया यार, सुकरात क्या महान विचार दे करके गया। सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया और उन पर आरोप लगा दिया गया कि समाज को खराब कर रहा है। सुकरात को लोग पागल समझते थे, उससे बच बच के भागते थे। और आज देखो 2500 साल हो गए। तो समय जो है वो क्या होता है कि जो आदमी अपने समय से बहुत आगे की सोचता है, जो जिसमें ये बहुत बड़ा जानवर होता है ना, उसको कंट्रोल करके रखना, नियमित रखना, ऐसे लोगों को धन दौलत पैसे ऐसी चीजों की परवाह ही नहीं रहती। इसीलिए वो बहुत सारी चीजों को सीरियसली नहीं लेते। अब वो अनुशासन में बंधे ही नहीं रह सकते। अब एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में उसको बांध दिया बचपन से ही। उसको कह दिया कि भाई तेरे को ये किताब पढ़नी है, इन किताबों को पढ़ करके तेरे अच्छे नंबर आएंगे। वो दिन और रात बस वही रट्टा लगा रहा है, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी। और जिसके अंदर ये बड़ा जानवर होगा ना, वो क्या करेगा कि सिलेबस पढ़ रहा है, जैसे मान लो एथिक्स का सिलेबस कोई पढ़ रहा है। अब एथिक्स के सिलेबस में क्या आ गया, टॉपिक नंबर 5 आ गया, अपना फिलोसफी आ गया। अब कोई बहुत बड़ा जानवर जो होता है ना, यहां से जो मैं कह रहा हूं ना, जो वास्तव में हाई लेवल के व्यक्ति होगा, वो क्या कहेगा, नहीं मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को पूरा कांट पढ़ना है, मेरे को पूरा थॉमस हॉब्स पढ़ना है। वो ऐसे नहीं कहेगा कि कांट की केवल और केवल मैं क्या कर लूं,
केवल कांट का एथिक्स पढ़ लूं, नहीं, मेरे को पूरा जानना है, शंकर मेरे को पूरा जानना है, मेरे को भारत के 9 दर्शन पूरे के पूरे पढ़ने हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो पढ़ करके ही मानते हैं, और वो पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि बिना पढ़े ना वो मर जाएंगे, भूख हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, तड़फ हो जाएगी, और उनको बस वो पढ़ना ही है। कई सारे ऐसे लोग मैंने सच में देखे हैं जो परीक्षा में फेल हो गए, और नॉलेज उनकी देख लो तो आप दंग रह जाओगे कि, और आपको बड़ा अचंभा होगा कि यह आदमी इस परीक्षा में फेल कैसे हो सकता है यार। पर है तो है, क्योंकि उनकी पढ़ाई का स्तर जो है वो बहुत अलग तरीके का हो जाता है कई बार, क्योंकि मेरे को ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो इसलिए क्या है, प्रिजर्वेरेंस किसी भी व्यक्ति में हो तो बहुत बढ़िया है। ये किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा गुण है। किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता यदि आपको प्राप्त करनी है तो सबसे बड़ा गुण यदि कोई चाहिए तो क्या चाहिए, लगन चाहिए। एक गुण, जितने भी सारे गुण हैं सबको छोड़ दो, यदि आपके अंदर लगन है तो बेसिकली आप किसी को भी बीट कर सकते हो, आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। धैर्य हो, दृढ़ निश्चय हो, लगातार प्रयास हो, निरंतर प्रयास हो। सचिन तेंदुलकर को देख लो, विराट कोहली को देख लो, ठीक है। अभी अब विराट कोहली को यदि आप देखोगे तो वो सचिन तेंदुलकर वाली महानता पे नहीं पहुंच पा रहा है, और इसके लिए आप देखोगे खासकर टेस्ट क्रिकेट में तो आप पाओगे कि उसमें वो निरंतरता की कमी हो गई है, वो दृढ़ निश्चय की कमी हो गई है। कि दृढ़ निश्चय क्या है कि वो डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा है कि भाई मेरे को ऑफसाइड की बॉल छोड़नी है, मतलब छोड़नी है। सचिन ने क्या है, 250 रन बना दिए भाई, 241 रन बनाए, उनके दिमाग में क्लियर था, दृढ़ निश्चय कर लिया कि कवर ड्राइव नहीं खेलना, मतलब नहीं खेलना, बात खत्म। इसमें दूसरा सोचना क्या है, दूसरी बात सोचनी ही नहीं है। अब उनका नियंत्रण अपने ऊपर इतना ज्यादा है, कंट्रोल अपने ऊपर ज्यादा है कि नहीं खेल रहा, कर लो तुम कुछ भी जो तुमको करना है, करो, कितनी बॉल करोगे। लेकिन कोहली में वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आप देखोगे कोहली टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर वो सचिन वाली महानता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, ये तीनों चीजें चाहिए। आपके अंदर धैर्य भी है, निरंतर प्रयास भी आप कर रहे हो, लेकिन आप डिटरमाइन नहीं हो, तो आप क्या हो जाओगे, कहीं ना कहीं चूक जाओगे, किसी ना किसी दिन भ्रमित हो जाओगे, चलो आज ये कर लेते हैं, आज ये विकास ऐसे कर लेते हैं। अब प्रश्न ये आ जाए कि भाई ठीक है, प्रिजर्वेरेंस तो है, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है, तो हमें तो ये बताओ कि हम अपने अंदर इसको विकसित कैसे करें, अपने अंदर विकसित कैसे करें। तो धैर्य का विकास, वो लगन का विकास कैसे करें, लगन का विकास कैसे करें। तो यदि आप अपने अंदर लगन का विकास करना चाहते हो तो इसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपको क्या, मोटिवेशन, एक तो क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, एफर्ट, यानी कि प्रयास चाहिए। मोटिवेशन कैसा, ऐसा नहीं कि आज किसी ने गुब्बारा भर दिया तो आज तो 18 घंटे पढ़ लिए और एक दिन 20 घंटे पढ़ लिए, अगले 4 दिन फिर पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन का ग्राफ हमें कैसा चाहिए, यदि मान लो ये है, ये समय है, और ये क्या है, ये प्रेरणा है, मोटिवेशन है, तो कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए। जिसमें ऐसी रहेगी वो क्या कर पाएगा, सफलता प्राप्त कर पाएगा। और जिसमें मोटिवेशन ऐसा है कि आज तो मोटिवेशन गया इतना ऊपर, ठीक है, लगातार 5 दिन रहा और 5 दिन बाद आ गया यहाँ पे, फिर गया, फिर ऐसे आ गया, वो व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। सफलता हासिल करना है तो समय और प्रेरणा का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनना चाहिए, लगातार। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा वो तो नॉर्मल बात है ना। आप मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखोगे तो कोई आदमी लंबे समय तक किसी ना किसी दिन तो उसको फील होता ही है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फालतू बकवास कर रहा हूँ यार, है ना, क्या ही करूंगा मैं, कलेक्टर बन के कौन सा ही मैं तोप बन जाऊंगा, बहुत सारी चीजें आती हैं मन में। पर ठीक है, ये किसी दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, बट एक समान रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। और प्रेरणा की जगह यदि आप इसको पढ़ाई भी कर लोगे ना तो भी सफलता प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि पढ़ाई समय के साथ ऐसी ही चलती रहे, और अंत समय पे जाकर के पढ़ाई थोड़ी ऊंची जाएगी ना, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं जाएगी, थोड़ी ऊंची जाएगी।
जब एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक आएगा तब। तो इस प्रकार से यदि आप रहोगे तो आपके अंदर क्या होगा, लगन का विकास होगा, प्रिजर्वेरेंस का जो है वो आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। यदि मोटिवेशन का ग्राफ आपका ऐसा है, यदि आप समय का और पढ़ाई का ग्राफ आपका ऐसा है कि रोजाना यदि आपने पढ़ाई और पढ़ाई के घंटे कैलकुलेशन कर रहे हो तो ऐसा ही आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा एक दिन यहां एक दिन यहां, ऐसे नहीं हो रहा। इसके लिए और क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ आपके लिए जरूरी है ना, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। यदि आपका पीयर ग्रुप जो है, आपके दोस्त घटिया किस्म के हैं तो फिर आप क्या कर पाओगे। अब आपके दोस्त तो ऐसे हैं कि जिनको कोई मतलब ही नहीं है आईएएस से, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी। दूसरी बात एक ये भी कहते हैं कि जो मित्र है आपका, जो सबसे क्लोज मित्र है, उसका लक्ष्य और आपका लक्ष्य एक समान नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, डायरी लेखन होना चाहिए, डायरी लेखन। क्यों, रोज डायरी लिखो। मित्र समूह तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, पीयर ग्रुप इसको कहते हैं। डायरी यदि आप लिखो कि भाई डायरी कि मैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो कभी कभी ऐसा मोटिवेशन काम करता है। नन्ही चीटी दाना लेके चलती है, 100 बार फिसलती है, तो ये मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बना रहे तो ठीक रहता है। खुद से आदमी बात करता रहे, ऑटो सजेस्टिव कहते हैं उसको। ऑटो सजेस्टिव का मतलब खुद को ही सलाह देना, खुद से ही बात करना कि यार मैं काम कर रहा हूं तो वो सही काम कर रहा हूं कि नहीं, है ना, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा, मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ, बेटा आईएएस बन के ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे करना है वैसे करना है। आदमी खुद से ही बात कर रहा है। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी करते हैं जो कि रिफ्लेक्शन टॉकिंग करते हैं, यानी कि मिरर से, शीशे के सामने खड़े होकर के बातें करना, खुद से ही बातें करना, शीशे के सामने खड़े होकर बात करना, खुद से ही बात करना, वही ऑटो सजेस्टिव मोड की बात मैं कह रहा हूं। एक फिल्म है अमर अकबर एंथोनी, जिसमें अमिताभ बच्चन की ठुकाई कर देता है अमर, यानी कि विनोद खन्ना। तो अमिताभ बच्चन का पूरा हाल बेहाल हो जाता है, तो वो आईने के सामने खड़ा होता है और फिर आईने के सामने खड़े होकर के खुद को सुधारता है, मतलब गाली वाली देता है। वो तो कॉमेडी सीन है, बट जब आप आईने के सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हो कि तेरे को ये प्राप्त करना है, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या, तेरे में अकल नहीं है क्या, तेरे को आईएएस बनना है। एक फिल्म है जिसमें, क्या नाम है उसका यार, एक वो जावेद अख्तर का जो छोरा है, क्या नाम उसका, फरहान अख्तर, वो खुद को थप्पड़ मारता है कि नहीं मेरे को काम करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके। तो शीशे के सामने खड़े होकर के बातें करना कि नहीं मेरे को ये प्राप्त करना ही है, ऐसे करके ही दिखाना है, ऐसा बन के ही रहना है। इसके अलावा कुछ अच्छी मोटिवेशनल फिल्में देखना, अच्छे अच्छे उपन्यास पढ़ना, मोटिवेशनल उपन्यास आपने यदि पढ़े लिए, ठीक है, अच्छा यदि किसी की जीवनी यदि आपने पढ़ ली, ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली किसी महान आदमी की, तो वो अच्छा रहता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो आपकी जैसी परिस्थितियों में ही है, समान परिस्थिति वाले व्यक्ति से बात करना, तो उससे क्या है कि थोड़ा अच्छा सुकून मिलता है कि वो इस समय क्या सोच रहे हैं, वो इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। समान परिस्थिति वाले व्यक्ति से बात करना कि ये व्यक्ति क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो थोड़ा समझ में आता है। अपने उद्देश्य की महानता में भरोसा रखना कि मैं जो काम कर रहा हूं वो महान उद्देश्य है। जब तक आपको अपने उद्देश्य में ही श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे काम करोगे ना। अपने उद्देश्य की महानता में, अपने उद्देश्य की महानता में विश्वास रखना, गहरा विश्वास रखना। मुझे आईएएस बनना है, मतलब बनना है, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आईएएस बनना है, इसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, मैं आईएएस ही बनूंगा। तो बहुत से लोग मैंने सचमुच में ऐसे मुखर्जी नगर में देखे, बच्चे तो क्या देखे, मेरे साथ के ही देखे, जो ये कहते हैं कि भाई या तो हम आईएएस बनेंगे, नहीं यहीं चाय की दुकान खोलेंगे, वापस नहीं जाएंगे यहां से। तो और महान उद्देश्य में वो भरोसा रखना है कि भाई बनना ही बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं
कि भाई ठीक है यार, तो उससे क्या होता है कि प्रिजर्वेरेंस का डेवलपमेंट व्यक्ति के अंदर होता है, उसके अंदर धैर्य आएगा, उसके अंदर दृढ़ निश्चय वो का विकास होगा, वो लगातार प्रयास करेगा। और लगातार प्रयास के लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा। समान परिस्थिति वाले जो व्यक्ति हैं उनके से हल्की फुल्की प्रतिस्पर्धा बनाए रखे, हल्की फुल्की, बहुत गहरी वाली नहीं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कभी कभी क्या हो जाती है, नफरत का रूप ले लेती है, घृणा का रूप ले लेती है, और आदमी अपने लक्ष्य से भटक करके और जिससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं केवल उसको ही हराने के बारे में सोचने लग जाता है। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन बहुत मामूली सी, कभी कभार, उसको गहराई से नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो अंतिम लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो है तो है आईएएस बनना, उसको हराना नहीं है। अब इसके लिए प्रयास कैसे करें, ये तो मोटिवेशन हो गया सारा, इन सारी चीजों से तो क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अब जब मोटिवेशन तो मिल गया, प्रेरणा तो आपको प्राप्त हो गई, अब आप प्रयास कैसे करेंगे, एफर्ट्स क्या 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 डालेंगे अपने उसमें, किन किन तरीकों से प्रयास करोगे। तो कैसे प्रयास करेंगे, सबसे पहला काम है क्या, योजना बनाना। मैंने आपको अभी बताया कि योजना अच्छी सी बन गई ना, तो आपका प्लानिंग अच्छे से हो गई, तो आधा काम तो वैसे ही हो गया। प्लानिंग यदि आपकी अच्छी हो गई है तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो गया। अब प्लानिंग क्या, बहुत से बच्चे कैसे प्लानिंग बनाएंगे कि 18 घंटे डेली पढ़ना है, 20 घंटे डेली पढ़ना है, अब वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है ना, शुरुआत में आप कैसे रख सकते हो, 8+8+8, 24 घंटे हैं, 8 घंटे पढ़ाई के लिए रख लो, 8 घंटे सोने के लिए रख लो, 8 घंटे अन्य कार्यों के लिए रख लो। क्या दिक्कत है, बताओ कहां दिक्कत आ रही है। और इस फॉर्मूले को लेकर काफी लंबे समय तक चलते रहो, शुरुआत करो इससे, और जब इससे शुरुआत करो और इसमें बहुत अच्छा हो जाए, और जब पीटी के 3 महीने ही बचे और 4 महीने ही, 3 महीने यदि बचे, तो इसको क्या कर लेना चाहिए, 10 कर लो। क्या कर सकते हैं, 10 कर लो। सोने के घंटा जो है वो आप 8 घंटे ही रखो, भले ही यहां पे 6 घंटे कर दो, फिर बढ़ा के हुए इसको 11 कर सकते हो, फिर 12 जब कर दो तो ऐसे कर दो। ऐसे होती है प्लानिंग, कि भाई मेरे को कैसे धीरे 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 जाना है। अब आपने पहले ही दिन यदि प्लानिंग कर ली कि 20 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे सोना है, 1 घंटे दूसरे काम करना है, तो ये कभी जीवन में ही नहीं चल पाएगा, असंभव है ये, असंभव। एक दिन तो नहीं कर लिया, एक ही दिन कर पाओगे, हवा निकल जाएगी सारी, सब जमीन पे आ जाते हैं। जो चिल्लाते हैं ना मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे पढ़ता हूँ, 1 घंटे ही पढ़ सकता है आदमी, सब जमीन पे आ जाते हैं। 12 घंटे से ज्यादा पढ़ पाना भी बहुत टेढ़ी खीर होती है। एक यूं है कि किताब लेकर के बैठे, भेजे में कुछ नहीं जा रहा, भाई ये भी तो है ना कि कितनी देर किताब लेकर के बैठे हैं और कितनी देर पढ़ रहे हैं। केवल किताब लेके बैठना ही तो पढ़ना नहीं होता ना, पढ़ने का मतलब है नेट स्टडी। नेट और ग्रॉस पढ़ा होगा ना इकोनॉमी में, नेट स्टडी आपकी कितनी निकल रही है, वो मायने रखती है, ग्रॉस मायने नहीं रखती, नेट मायने रखती है। ठीक है, ग्रॉस का मतलब कि आप पढ़े 14 घंटे हो, नेट पढ़ाई आपने देखी तो 10 घंटे की पढ़ाई हुई है। बीच में फोन आ गया, 4-5 रील देख ली, किसी दोस्त का फोन आ गया, पढ़ रहे हैं इतनी देर से, कहने को तो किताब लेके बैठे थे, बीच में दिमाग कहीं गायब हो गया, किसी दूसरी बातों में सोचने में गुम हो गया, बातचीत कर रहे हैं, बीच बीच में चैटिंग भी करते जा रहे हैं, कैसे पढ़ाई होगी। तो नेट स्टडी निकालनी पड़ेगी ना, नेट घंटे देखने पड़ेंगे ना कि भाई कुल कितने घंटे आई है, ग्रॉस और नेट का अंतर तो समझना ही पड़ेगा ना। तो शुरुआत 8 घंटे से करो, 8 घंटे के बाद में 10 पे पहुंचो, फिर 11 पे पहुंचो, फिर 12 पे पहुंचो, धीरे धीरे पहुंचो। और 8 घंटे भी आपको मुश्किल लग रहे हैं तो और शुरुआत कर लो, 8 घंटे की बजाय 6 से कर लो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 महीने 6 घंटे से कर लो, 6, 8 और 10 कर लो इसको, 1 महीने 6 से 6 रखो, फिर 1 महीने के बाद में ये 8 घंटा कर लो, फिर उसके बाद में 10 घंटे करो जब एग्जाम के 3 महीने बचे हों, 4 महीने बचे हों, फिर उसके बाद में 11 घंटे करो जब 2 महीने बचे हों, और 1 महीने बचा हो तो 12 घंटे कर लो। और यदि आपकी क्षमता है, वैसे तो इतना ठीक है ना, ज्यादा क्यों लोड लेना,
पर यदि आपके पास और कोई काम नहीं है, आप अकेले ही रहते हो, खाना भी आपका जो है वो टिफिन सेंटर से आता है, बस आपको नहाना धोना ही रहता है, तो आप इस 6 घंटे को ना और कम कर सकते हो। यहाँ पे एक 13 घंटे भी कर लो, कुछ लोग 14 घंटे तक भी पहुंच जाते हैं, बट मेरे हिसाब से यदि लंबे समय तक यदि आपको स्टडी करनी है तो 12 घंटे पर्याप्त है। जरूरत से ज्यादा ही हो जाता है ना, लंबे समय तक आदमी नहीं कवर कर पाता, फ्यूज उड़ जाते हैं ना। नेट स्टडी वाली भी तो बात है, बैठना ही थोड़ी है, नेट स्टडी भी तो निकलना चाहिए ना। तो ये है, इसमें क्या करना है, योजना बना ली, जो उद्देश्य है उसको क्या करना है, जो अपना जो बड़ा उद्देश्य है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, छोटे लक्ष्यों में बांटना। कि भाई पहले 3 महीने मेरे को ये पढ़ाई करनी है, पहले 1 महीने पहले पढ़ाई करनी है, फिर मेरे को 4 महीने इतने घंटे पढ़ना है, फिर 3 महीने ये पढ़ाई करनी है, फिर जो है वो 2 महीने 3 महीने 11 घंटे पढ़ना है, फिर 4 महीने 12 घंटे पढ़ना है। छोटे छोटे उद्देश्य आपने बना लिए। कैसे उद्देश्य बना लिए कि मान लो कि भाई 2026 का आपको एग्जाम क्लियर करना है, 2027 का करना है। अब मान लो पढ़ाई करने के लिए आपके पास 18 महीने है मेंस होने तक, तो आपने क्या कर लिया कि भाई आज से, जैसे मान लो जनवरी चल रहा है, अब मान लो कि 31 मई, अब कौन कितनी तारीख को इस बार पीटी मेरे को पता नहीं है ना, डेट आई कि नहीं मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं। तो मान लो कि 31 मई को पीटी है, तो मई में यदि पीटी है तो उस हिसाब से भाई कितने महीने बचे हैं, आज से देखा जाए तो 5 महीने हैं, तो 5 महीनों के हिसाब से तैयारी करना। उन दिनों को क्या कर लो, महीनों में देखा, महीनों को दिनों में बांट लो कि 150 दिन है या 148 दिन है, 143 दिन है, और उसी हिसाब से अपने सिलेबस को बांट लेना, छोटे छोटे टुकड़े करना, उसी हिसाब से प्लानिंग कर लेना। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेरेंस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फाउंडेशनल वैल्यू है। यदि आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आपके अंदर लगन का विकास हो गया है, प्रिजर्वेरेंस आपके अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी को भी मात दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट वैल्यू की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, और जो नेक्स्ट है हमारी उसका नाम है फोर्टिट्यूड। क्या है, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब पता है आपको क्या होता है, फोर्टिट्यूड को कहते हैं हौसला। एक गाना है ना, ये हौसला कैसे रुके, क्या है फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड क्या काम आएगा हमारे, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड यानी हौसला। किसे कहते हैं हौसला, हौसला का मतलब है कठिन समय में संघर्ष को शांति और साहस के साथ झेलने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखना। इसमें क्या कठिन समय है, क्या है, मान लिया कि कठिन समय है, और कठिन समय को संघर्ष को शांति व साहस के साथ झेलने की क्षमता, शांति व साहस के साथ झेलने की क्षमता। यदि आपके अंदर ये गुण है कि भाई कठिन समय है, संघर्ष काफी करना पड़ रहा है, शांति से और साहस के साथ यदि आप लगातार झेल रहे हो तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। जैसे परिवार की बहुत कठिन परिस्थिति इस समय चल रही है और आप मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहे हो, आप पे बहुत परिस्थितियां हैं, खराब परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी लगातार आप मेहनत करते जा रहे हो, लगातार अड़िग बन नहीं रहे हो। कठिन परिस्थितियों में भी कैसे रहना, अडिग रहना, इसको कहते हैं हौसला। बहुत कठिन पोस्टिंग मिल गई नौकरी में लगने के बाद में, तो ठीक है अपना टाइम आएगा, थोड़ा समय के लिए इंतजार करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि राजनीति में आज की डेट में देखना हो आपको, तो आप किसको देख सकते हो, राहुल गांधी को देख सकते हो। अब राहुल गांधी बेचारे, अब नरेंद्र मोदी आ गए उनके जमाने में, क्या कर सकते हैं,
अब बहुत कठिन परिस्थिति है कि भाई राहुल गांधी को बेचारों को मोदी जी को हराना है। तो इतनी विपरीत परिस्थितियां 2014 से राहुल गांधी जी के सामने चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने निर्णयों को, अपने कार्यों में बने हुए, टिके हुए हैं। वो लगातार मेहनत कर तो रही है ना, जितनी भी कोशिश हो, कितने भी चुनौतीपूर्ण काम हो, काम तो कर ही रहे ना। इनके लिए एक शेर कहा जा सकता है, फोर्टिट्यूड, हौसला जो है इस विपरीत परिस्थितियों में जो आदमी बनाए रखता है ना, कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने एक मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो भाई ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने पता क्या है कि मैंने कांटों भरा बिस्तर कितना देखा है, कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे ही नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। लगातार काम कर रहे हैं, कितनी भी चुनौतियां आई, लगातार आगे बढ़ते ही रहे, अडिग रहे। बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आई, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, लेकिन लगातार बने ही रहे, चलते रहे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, ये गाना है ना। तो विपरीत परिस्थितियां आई, कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है, परिवार की हालत बहुत दिक्कत होने, खराब चल रही है, आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ठीक है, थोड़ा हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना, नहीं नहीं सफलता प्राप्त होगी होगी होगी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप वास्तव में क्या कर पाओगे, सफलता हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या देखा है, कठिन समय देखा है, और उस संघर्ष को आप शांति और साहस के साथ झेल पाए हो। और जब शांति और साहस के साथ झेल पाते हो, तब आप जो व्यक्ति बनते हो, जो निखर करके जो सामने आते हो, तो एक नए व्यक्ति बनकर के सामने आते हो। उसको क्या कहते हैं, फोर्टिट्यूड या हौसला, कि विपरीत परिस्थितियां आ गई, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई हैं, लेकिन उनको लगातार झेलते रहे हैं। लोग ताने मार रहे हैं, अरे 3 साल से पढ़ा हुआ है, ये आईएएस बनेंगे साहब, ये कलेक्टर बनेंगे साहब, इन पे पीटी तो निकलती नहीं है, ये क्या कलेक्टर बनेंगे रे, 3 साल से तो पीटी नहीं निकली इन पे, 3 साल से प्रीलिम्स तो इन पे निकला नहीं, ये बनेंगे कलेक्टर साहब। आप गांव जाते हो, ताने झेलने पड़ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां हैं, आपको हौसला बनाए रखना है, इस संघर्ष को शांति के साथ सहन करना है, धैर्य के साथ में झेलना है, साहस के साथ झेलना है, अडिग रहना है। ठीक है, अभी तुम्हारा समय है, तुम बोल लो, फिर अपना भी समय आएगा, छोड़ूंगा नहीं। वो दशरथ माझी वाली फिल्म में डायलॉग है ना, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगातार निरंतर प्रयास करते रहना। सॉरी। तो ये वाली बात है। आगे चले। अब हम फोर्टिट्यूड के बाद अगला जो एक फाउंडेशनल वैल्यूज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं करेज। तो करेज को देख लेते हैं कि भाई करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। करेज, करेज यानी साहस। तो क्या होता है करेज, साहस क्या होता है? इसमें क्या होगा, भय के बावजूद, भय के बावजूद सही कार्य करना। इसको हम कहेंगे साहस। साहस के लिए क्या आवश्यक है कि परिस्थितियों में क्या चीज शामिल हो, भय, डर शामिल हो। जो करेज है ना, ये क्या है, आंतरिक क्षमता है। ये क्या दिखाएगा, किसी भी व्यक्ति की आंतरिक क्षमता को दर्शाता है कि आप में कितना साहस है। और यही है जो उसे कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इसी से कोई व्यक्ति क्या होता है, कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित होता है। डर है, जैसे कि भाई जीवन के 4 साल खराब हो जाएंगे, भय बना हुआ है लगातार,
लेकिन आपने कसम खाई हुई है कि बनना तो आईएएस ही है, तो वो है करेज, साहसपूर्ण फैसला। कि भाई किसी ने कहा कि यार वहां जाओ, एक सेकंड देना मेरे को, है ना, थोड़ा सा। तो साहस क्या है कि भाई कितनी भी विपरीत परिस्थितियां उसमें रखना। साहस का मतलब विंस्टन चर्चिल के अनुसार क्या है? विंस्टन चर्चिल साहब के अनुसार क्या है? चर्चिल साहब के अनुसार साहस का मतलब है खड़े होना और बोलना। खड़े होना और बोलना। खड़े होना और बोलना। साहस का यह भी एक अर्थ होता है सही समय पर चुप रहना। जिन परिस्थितियों में आप हिम्मत कर गए कि नहीं भाई चुप रहने से यहां पे काम बनेगा, तो वहां चुप भी रहे। और जहां पे आपको लगता था कि मेरे को बोलना चाहिए, कि भाई खड़े होना और बोलना, ये भी किस में आएगा? साहस में आएगा। तो भय के बावजूद, डर के बावजूद यदि कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है तो वो है साहस। आईएएस अधिकारी बन गए, वो आप साहब कलेक्टर साहब बन गए, आपको डर है बजरी माफियाओं का कि भाई बजरी माफियाओं को यदि हमने रोका, कार्रवाई की, जान का खतरा हो सकता है, मंत्री जी का फोन आ सकता है, बाहुबली का फोन आ सकता है, और खतरा, लाइफ को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप खनन माफिया पे कार्रवाई कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, तो यह है साहस। और ऐसे ही साहसी कलेक्टर चाहिए, एसपी चाहिए, डीएसपी चाहिए, एसएसपी चाहिए। तो यह है आपका करेज। नेक्स्ट हम देखेंगे साहस क्या होता है, कि जब जरूरत से ज्यादा साहस कर बैठते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑडासिटी। और ऑडासिटी को हम क्या कहते हैं? दुस्साहस। तो देख लेते हैं दुस्साहस क्या होता है। ये एक नेगेटिव है, ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, दुस्साहस क्या है? थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है, लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं ताकि आपको यह भी पता चले कि क्या नहीं करना है। तो क्या होता है ऑडासिटी? ऑडासिटी को कहते हैं दुस्साहस। मेरे को लगता था यार येलो कलर इस पे अच्छे से नहीं दिखेगा, पर मेरे को लगता है कि अच्छे दिख रहा है ना, दुस्साहस, ऑडासिटी। तो ऑडासिटी का मतलब क्या है? अपनी क्षमताओं से अधिक साहस कर बैठना। अपनी कैपेसिटी से अधिक साहस करना। अपनी कैपेसिटी से अधिक साहस करना ही क्या है? दुस्साहस है। यह कब होता है? जब व्यक्ति अनावश्यक जोखिम लेता है। इसमें क्या चीज शामिल है? अनावश्यक जोखिम, जहां जोखिम की आवश्यकता है नहीं। जैसे कि एसपी साहब थे, वो कहां गए? कहीं पे बजरी माफियाओं को ले पकड़ने के लिए गए, और वो अनावश्यक रूप से जो है वो गलत समय पे चले गए, या दो ही कांस्टेबलों को लेकर के चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, चार कांस्टेबलों को ही लेकर के चले गए, क्योंकि वहां तो फायरिंग हो जाती है भाई। अवैध शराब माफियाओं को पकड़ने चले गए तो वहां फायरिंग हो जाती है। तो एक एसपी साहब के साथ ऐसा हो गया था, है ना, एक आध कांस्टेबल के बेचारे की जान चली गई, और उनको जीवन भर जवाब देते देते निकलनी, लंबे समय तक जवाब देना पड़ता है ना। साहस और दुस्साहस के बीच का अंतर क्या है? विवेक। साहस और दुस्साहस के बीच का अंतर क्या है? विवेक है। जब कोई व्यक्ति बिना अनावश्यक जोखिम लेता है, बिना सोचे समझे कोई काम कर दे, बिना सोचे समझे यदि कोई साहस कर बैठता है ना, जोखिम ले लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दुस्साहस कहते हैं। जबकि साहस तो पूरा नाप तोल करके अच्छे से करना है, भय के बावजूद सही काम करना है, वो क्या होता है? साहस। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। कुछ और वैल्यूज हैं जिनको हम थोड़ा समझ लेते हैं,
ताकि उन पर कुछ भी लिखने के लिए आए तो आपके पास कुछ पॉइंट रहे। तो अब हम देखते हैं कमिटमेंट क्या होता है। कमिटमेंट को कहते हैं प्रतिबद्धता। कमिटमेंट को क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता। क्या होती है कमिटमेंट या प्रतिबद्धता, किसे कहते हैं? किसी के प्रति कोई लक्ष्य हो, कोई व्यक्ति हो, कोई उद्देश्य हो, कोई विचारधारा हो, कोई राष्ट्र हो, कोई नस्ल हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई समूह हो, किसी के भी प्रति, तो किसी के प्रति बंधन का भाव या बद्धता या बंधन का भाव। भाई नाम क्या है? कमिटमेंट। प्रतिबद्धता, प्रति यानी तरफ, किसी की तरफ, और बद्धता यानी बंधन। अब ये किसी कौन हो सकता है? किसी का मतलब क्या होगा? राष्ट्र, विचार, समाज, जाति भी हो सकती है, पर ये नेगेटिव सेंस में जाएगा। जाति होगी तो नेगेटिव सेंस में जाएगा, नस्ल होगी तो नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो ये हो सकते हैं, राष्ट्र हो गई है ना, संस्था, समूह, धर्म। जब इनके प्रति कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बंधन का भाव लगता है तो उसको हम कहते हैं कमिटमेंट। लेकिन ये बंधन का भाव कैसा रखना है? सकारात्मक रखना है, नकारात्मक नहीं रखना। कि दिल जिगर जान तुझ पे निसार किया है, ठीक है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, तो वो वाली बात है ना, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया, ऐसा करके कुछ गाना है ना। तो वो इसमें क्या रहेगी? इन सब के प्रति जो रहेगी ना, निष्ठा रहेगी, समर्पण रहेगा। क्या क्या भावना रहेगी? निष्ठा रहेगी और समर्पण की भावना रहेगी। निष्ठा में क्या है कि थोड़ा फेथफुलनेस वाली बात आती है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी राष्ट्र से गद्दारी नहीं करना है। समर्पण का मतलब है कि देश के लिए जान भी दे देनी है। थोड़ा सा अंतर इसमें यह होता है निष्ठा में और समर्पण में। निष्ठा को आप विश्वास के करीब मान सकते हो। किसी के साथ बंधने का भाव ही क्या है? कमिटमेंट। किसी के साथ बंधने का भाव, किसी के साथ बंधने का भाव क्या है? कमिटमेंट। भगत सिंह हो गए, आपके गांधी जी हो गए, इनका क्या था? देश के प्रति बहुत गहरा जुड़ाव था। देश का प्रति क्या था? बहुत गहरा जुड़ाव था। और गहरा जुड़ाव कैसा था? भावात्मक जुड़ाव था। जब कोई गहरा भावात्मक जुड़ाव किसी उद्देश्य के प्रति हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कमिटमेंट दिखाता है। प्रतिबद्धता होगी ना, वो किसी उद्देश्य के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति हो सकती है, किसी विचार के प्रति होगी। और उसमें निष्ठा कैसी होगी? सच्ची निष्ठा होगी और पूरा समर्पण होगा। जब किसी में कमिटमेंट होती है तो उसमें अपने लक्ष्यों के प्रति कैसा होगा? वो स्थिर, केंद्रित होगा, लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाएगा। लक्ष्य के प्रति कैसा हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और अब उसमें क्या होगा कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आए तो चुनौतियों का सामना करते हुए भी कैसा रहेगा? अडिग रहेगा। ठीक, तो प्रतिबद्धता समझ में आया। अब यह है कि भाई जो प्रतिबद्धता जो होती है ना, वो एक आईएएस में हम क्यों बांट रहे हैं? आईएएस का कमिटमेंट किसके प्रति होना चाहिए? एक आईएएस का कमिटमेंट जो है वो किसके प्रति होना चाहिए? जैसे आजकल कमिटमेंट करते हैं ना, कि आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चलता है कि हम मैं कमिट हूं। कमिट का मतलब क्या है? प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध का मतलब एक तो जो आपका साथी है उसके प्रति आप निष्ठा हो। निष्ठा का मतलब फेथफुलनेस है। आप उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं करोगे, किसी उसके विश्वास को किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ोगे। और दूसरा चीज क्या थी उसमें? समर्पण है। समर्पण का मतलब वही दिल जिगर जान तुझ पे क्या किया है? निसार किया है।
दिल जिगर जान उस पर क्या किया है, निसार किया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि सिविल सेवक की जो प्रतिबद्धता है वो किसके प्रति होनी चाहिए। सिविल सेवक की प्रतिबद्धता किसके प्रति, तो सिविल सेवक की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, किसके प्रति होनी चाहिए, संविधान के प्रति, संवैधानिक मूल्यों के प्रति। और किसके प्रति होनी चाहिए, आपके कोड ऑफ कंडक्ट के प्रति, आचरण संहिता जिसको हम कहते हैं। और किसके प्रति होनी चाहिए, नीति संहिता यानी कि कोड ऑफ एथिक्स के प्रति। देखिए होता क्या है कि जब भारत आजाद हुआ, तो जब भारत आजाद हुआ तो आईसीएस सेवा थी, और जो आईसीएस सेवा थी तो नया नया आईएएस बना। हालांकि जो है ऐसा कहते हैं कि जो संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य चाहते थे कि भाई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं रहे ही नहीं, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, राज्यों को जरूरत होगी तो राज्य अपनी भर्ती कर लेंगे, केंद्र को जरूरत होगी तो केंद्र अलग भर्ती कर लेंगे, इनकी जरूरत क्या है। लेकिन जो पटेल साहब थे उन्होंने तो देश का एकीकरण किया, उनको पता था कि भाई देश के एकीकरण में कितनी ज्यादा समस्याएं आई हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखो भाई देश मुश्किल से एक हुआ है, और चूंकि देश मुश्किल से अलग हुआ है, मतलब सॉरी एक हुआ है, तो अब हम यदि ये गड़बड़ कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि दो तो चाहिए ही चाहिए, और दो उन्होंने कौन सी रखी, एक तो आईसीएस रखी जो कि आईएएस नाम दिया, और दूसरा रखा आईपी इंडियन पुलिस जिसको कहते थे पहले, तो उसको क्या नाम दिया, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस नाम दिया गया। और उस समय उनकी ताकत असीमित ताकत थी, क्योंकि उस समय तो उपनिवेश था भारत, और उपनिवेश में अंग्रेज ही ज्यादातर कलेक्टर बनते थे, और उनके पास असीमित ताकतें होती थी। असीमित ताकतों मतलब जिले में आपराधिक मामलों में जज भी कौन था, कलेक्टर ही था। इतनी ताकत थी, बेशुमार ताकत थी। और ऐसा कहते हैं कि नेहरू जी को इस बात का जीवन भर दुख रहा कि उन्होंने कहा कि मैं सिविल सेवकों में, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिबद्धता, भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जागृत नहीं कर पाया, ऐसा मतलब कहते हैं। फिर देखो इंदिरा गांधी आई, देखो नेहरू जी के पास असीमित ताकत थी, है ना, असीमित ताकत का मतलब संसद में उनके पास फुल मेजोरिटी थी, राज्यों में उनके फुल मेजोरिटी थी, कोई भी बिल पास कराना, कुछ भी कराना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था, इतनी ताकत थी कुछ भी करना। लेकिन फिर भी वो सिविल सेवकों के प्रति ये उनकी नाराजगी रही कि यार वो सिविल सेवकों को में निष्ठा की भावना जागृत नहीं कर पाया, कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता उनमें जागृत नहीं कर पाया। फिर इंदिरा गांधी जी का समय आया, इंदिरा गांधी जी के पास भी जबरदस्त ताकत थी, मतलब फुल उनके पास जो है वो बहुमत था, लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यों में भी। तो इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि भाई सिविल सेवकों को, नौकरशाहों को क्या होना पड़ेगा, कमिट होना पड़ेगा, उनको प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा उन्होंने दी, या उन्होंने एक तरीके से नारा दिया प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो उस समय ये मजाक चलता था कि भाई इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो लोग मजाक में कहते थे कि भाई सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता किसकी होनी चाहिए, इंदिरा के प्रति होनी चाहिए, इंडिया के प्रति नहीं। तो ये सब क्या है, मजाक वाली बात है ना। अभी तो इंदिरा गांधी पे एक फिल्म भी आई हुई है, इमरजेंसी ना, कंगना रनौत की। अब उसमें फैक्ट वगैरह कितने हैं ये मेरे को नहीं पता, देखी मैंने नहीं है, पर देखने की इच्छा जरूर है। तो बेसिकली वर्तमान समय में यदि आपसे कोई पूछे कि एक सिविल सेवक की में जो कमिटमेंट है, वो प्रतिबद्धता है, उसकी किसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यदि कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे, उसकी प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए, संविधान के प्रति होनी चाहिए, संवैधानिक मूल्यों के प्रति होनी चाहिए। और संवैधानिक मूल्यों में क्या आ जाएगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे की सारी चीजें आ जाएंगी, है ना।
और इसमें किसको ले सकते हो, न्याय भी ले सकते हो, जस्टिस, या भ्रातृत्व को ले लो, ये सब है। इसका मतलब क्या है कि सिविल सेवक को कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ये जितने भी गुण बताए है ना, सिविल सेवक को तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता उसके अंदर होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता का गुण उसके अंदर होना चाहिए, ताकि वो चीजों को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखे, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए फिलॉसफी किंग की अवधारणा आती है ना, टॉपिक नंबर 5 में देखेंगे थोड़ा सा। तो इन सब के प्रति क्या होगा, उसका समर्पण होना चाहिए। और सबसे पहला समर्पण उसका किसके प्रति होना चाहिए, जब संविधान के प्रति होगा तो राष्ट्र के प्रति तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, देश के प्रति होना चाहिए। उन्हें देश की सुरक्षा में, एकता में, अखंडता में, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा और उनमें गहरा विश्वास रखना होगा। उनको देश की प्रगति के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, देश की समृद्धि के प्रति होना पड़ेगा, देश के समस्त नागरिकों का जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए उनको क्या होना होगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। जनता की सेवा करनी होगी, इसके प्रति प्रतिबद्धता होगी। जनता का कल्याण हो, इसके प्रति उनको क्या होना होगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। ईमानदारी के प्रति, सत्यनिष्ठा के प्रति, इन सब के प्रति उनके अंदर क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होने चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे कमिटमेंट हैं जो कि किसमें होने चाहिए, एक सिविल सेवक में होने चाहिए। यदि एक सिविल सेवक में ये सारे के सारे गुण नहीं है, इन सारी चीजों के प्रति वो कमिटमेंट नहीं है, तो फिर वो एक सिविल सेवक बहुत अच्छा सिविल सेवक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वैसे तो कुछ और मूल्य बचे हुए हैं, जैसे कि डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस हो गया, समर्पण हो गया, इसके बाद में करेज ऑफ कन्विक्शन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, एनोनिमिटी हो गया, जस्टिस हो गया। तो कुछ गुण और बचे हुए हैं जिनके लिए एक वीडियो और बनानी पड़ेगी केवल, और उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम टॉपिक नंबर 4 पे जाएंगे, और टॉपिक नंबर 4 का जो नाम है वो है हमारा क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस। उस टॉपिक नंबर 4 को पढ़ेंगे और फिर आगे हमारा सिलेबस चलता रहेगा। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताते रहो प्लीज भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। कमेंट करोगे तो थोड़ा मेरे को भी लगेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, सही रास्ते पे हूँ, गलत रास्ते पे हूँ, और ज़्यादा गहराई से पढ़ाऊँ कि थोड़ी कम गहराई से पढ़ाऊँ, या थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँ, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, सिलेबस को जल्दी कवर करो या आराम से कवर करो, ज़्यादा वीडियो बना रहे हो थोड़े कम करो, लंबे वीडियो बना रहे हो थोड़े छोटे करो, या छोटे वीडियो बना रहे हो थोड़े लंबे करो। जो भी आपके कोई सजेशन हो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं उसी हिसाब से काम कर सकूँ, उसी हिसाब से वीडियो बना सकूँ, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपना कमेंट जरूर करते रहिएगा, है ना, बताते रहिए मेरे को मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए फिर।